कि आज मैं ओंकार सिंह विवेक रामपुर से काव्यानंद साहित्यिक पटल के फेसबुक पेज पर लाइव आ रहा हूं। उदय शंकर उपाध्याय जी इस वक्त जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो पटल पर मैं अपनी कुछ बात शुरू करूं इससे पहले सर्वप्रथम तो मैं पटल के संस्थापक आदरणीय भ्रमर जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इत्तेफाक से इस पटल पर पहला फेसबुक लाइव है और इत्तेफाक से आपने मुझे अवसर दिया है पहला, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय भ्रमर जी का। भ्रमर जी की ऊर्जा और उत्साह से मुझे सदैव प्रेरणा मिलती है। और बाकी उदय शंकर उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं, धन्यवाद उपाध्याय साहब। आप कह रहे हैं आवाज़ और वीडियो और आवाज़ अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही भ्रमर जी को धन्यवाद अदा करने के साथ साथ अभी आप सभी साहिबान से, उपाध्याय साहब से और बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने कीमती वक्त में से इस पटल पर मेरे साथ जुड़ने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और मुझे इस बात का फक्र है कि यह अवसर इस पटल पर पहला फेसबुक लाइव हो रहा है। कैलाश सोनी सार्थक साहब, आपका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप पटल से जुड़े। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भ्रमर जी का, पुणे मंच के संस्थापक जी का, और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज देश और दुनिया, हम सब जानते हैं, कोरोना जैसी भयानक महामारी से जूझ रही है। हिंदुस्तान में दूसरी लहर बहुत बुरी हालत उसने कर रखी है। तो ये अवसर ऐसा है कि ज़रूरत है हम सब लोग सकारात्मक बने रहें, इसलिए भी ये सब चीज़ें होते रहना। विभा तिवारी साहिबा मैडम, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला मेरे साथ जुड़ने के लिए पटल पर। तो ऐसे वक्त में हम लोग सकारात्मक बने रहें और जिन लोगों पर ये विपदा आई है उनको हर संभव मदद करते रहें। और ईश्वर से ये मैं कामना करता हूं कि जल्दी ही विश्व और देश को इस भयानक महामारी से मुक्ति दिलाए, ताकि हम लोग फिर से अपनी सामान्य गतिविधियां कर पाएं। उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विभा तिवारी साहिबा, बेहद शुक्रगुजार हूं आपका। इस वक्त सब लोग बहुत परेशानियों में हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी दुश्वारियां होने के बावजूद आप लोग टाइम निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं चाहता हूं, काव्य पाठ तो मैं करूंगा, हालांकि भ्रमर जी ने मेरे से कहा था कि कोई नहीं, आधे से 1 घंटे कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आधे घंटे या 1 घंटे पटल पर रहें। इस दौरान मैं चाहता हूं कि कविता या शायरी तो हम लोग पटल पर एक दूसरे की जानते या समझते रहते हैं, बीच में कुछ संवाद भी किया जाए कुछ चीज़ों पे। जैसे मैं खास तौर से गज़ल कहता हूं, तो मैं चाहूँगा बीच में कुछ गज़ल पे बात करें और रचना पाठ तो करें, साथ साथ कुछ बात भी हो जाए सार्थक, जो हम सबके काम की हो। ज़रूरी नहीं कि आप उससे सहमत ही हों, बहरहाल अपने अपने विचार हैं। तो इससे पहले तो मैं चाहूँगा कि पटल पर काव्य पाठ से पहले माँ सरस्वती के चरणों में कुछ एक दोहे अपने मैं प्रस्तुत करता हूँ। हम शुरुआत अच्छे काम की, नमस्कार मैडम, सरस्वती वंदना से करते हैं। तो मैं पहले सरस्वती वंदना करता हूँ। हो मेरा चिंतन प्रखर, बढ़े निरंतर ज्ञान। हो मेरा चिंतन प्रखर, बढ़े निरंतर ज्ञान। हे मां बीड़ा वादिनी, दो ऐसा वरदान, दो ऐसा वरदान। ओ मातु शारदे आपका, रहे कंठ में वास। मातु शारदे आपका, रहे कंठ में वास। वाणी में मेरी सदा, घुलती रहे मिठास, घुलती रहे मिठास। धन्यवाद।
और यदि मिल जाए आपकी दया दृष्टि का दान, यदि मिल जाए आपकी दया दृष्टि का दान, माता मेरी लेखनी पाए जग में मान, पाए जग में मान। और मात किया आपने शारदे जब आशीष प्रदान, किया आपने शारदे जब आशीष प्रदान, रामचरित रच कर हुए तुलसीदास महान, तुलसीदास महान। और अंतिम दोहा है इस सिलसिले का मां सरस्वती के चरणों में कि हाथ जोड़ कर बस यही विनती करे विवेक, हाथ जोड़ कर बस यही विनती करे विवेक, नैतिक बल दो मां मुझे काम करूं नित नेक, काम करूं नित नेक। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आभार कि आपने धैर्य और संयम से मां सरस्वती की वंदना सुनी। आप लोग वक्त निकाल रहे हैं, इस वक्त भी 5 से 6 लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हृदय से आभारी हूं, बहुत बहुत आभार आपका। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं काव्य में गजल के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता हूं। तो एक गजल, पहले एक छोटी बहर की एक गजल है, वो आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, तहत में पढ़ता हूं, देखिएगा। गजल का मतलब है कुछ कि एक तो मंदा ये कारोबार का, एक तो मंदा ये कारोबार का, और उस पर कर्ज साहूकार का, और उस पर कर्ज साहूकार का। धन्यवाद। और शंकरलाल जनगिट आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मैं बहुत आदरणीय शंकरलाल जनगिट साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप पटल से जुड़े और मेरे काव्य पाठ को सुनने के लिए वक्त निकाला। मैं मतलब पढ़ रहा था कि एक तो मंदा ये कारोबार का, एक तो मंदा ये कारोबार का, और उस पर कर्ज साहूकार का। इस बीच डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप वक्त निकाल रहे हैं। एक तो मंदा ये कारोबार का, और उस पर कर्ज साहूकार का, और उस पर कर्ज साहूकार का। और शेर इसमें देखिए कि आय के साधन रहे सीमित मगर, आय के साधन रहे सीमित मगर, खर्च बढ़ता ही गया परिवार का, खर्च बढ़ता ही गया परिवार का। और हम मुखालिफ का किया समझे जिसे, हम मुखालिफ का किया समझे जिसे, काम निकला वो हमारे यार का, काम निकला वो हमारे यार का। और ये शेर भी खास तौर से देखिएगा कि ऋण चुका सकता नहीं कोई कभी, ऋण चुका सकता नहीं कोई कभी, दोस्तों माँ बाप के उपकार का, दोस्तों माँ बाप के उपकार का। और ये भी अखबारों को लेकर अचानक से एक शेर हो गया कि खास तौर से देखिएगा कि आजकल देता हो जो सच्ची खबर, आजकल देता हो जो सच्ची खबर, नाम बतलाओ तो उस अखबार का, नाम बतलाओ तो उस अखबार का। और जंग क्या जीतेंगे वो सोचो जिन्हें,
जंग क्या जीतेंगे वो सोचो जिन्हें जंग से पहले ही डर हो हार का, जंग से पहले ही डर हो हार का। जंग क्या जीतेंगे वो सोचो जिन्हें जंग से पहले ही डर हो हार का। और आखिरी शेर खासतौर से सुनिएगा। आदरणीय शंकरलाल जी, आपका हृदय से आभारी हूं और आपकी सक्रियता में निरंतर पटल पर देखता हूं, फेसबुक पटल पर काव्यानंद के बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। इस बीच डॉक्टर कृष्ण कुमार तिवारी नीरव सर जुड़े हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूं। आदरणीय विभा तिवारी जी, आदरणीय भ्रमर जी निरंतर जुड़े हुए हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आखिरी शेर इस सिलसिले का खासतौर से देखिएगा कि फिर किनारे तोड़ने पर तुल गई, फिर किनारे तोड़ने पर तुल गई, नाश हो जालिम नदी की धार का, नाश हो जालिम नदी की धार का। और एक तो मंदा ये कारोबार का, एक तो मंदा ये कारोबार का, और उस पर कर्ज साहूकार का, और उस पर कर्ज साहूकार का। उदय शंकर उपाध्याय साहब, बेहद शुक्रगुजार हूं आपका, आप निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये एक जदीद गजल मैंने कही जो आप लोगों के सम्मुख मैंने पेश की, और अच्छा आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे बेहद खुशी हो रही है। गजल के बारे में जैसे मैं चर्चा कर रहा था, रचना पाठ तो करेंगे हम, जब तक आप लोग कहेंगे रचना पाठ करूंगा, लेकिन गजल को लेके मैं चाहता हूं कि कुछ बात अगर हम करें। आमतौर से जैसे इस सम्मानित पटल के साथ साथ मैं और एक दो पटल से जुड़ा हूं, एक आध पटल पे समीक्षा भी देखता हूं गजल की। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार होता यह है कि कई मैंने अपने साथियों की, वरिष्ठ साथियों की इस तरह की टिप्पणी सुनता हूं कि भाई किसी पे लिख दिया, कहीं गीत का लिख के पोस्ट कर देते हैं, कभी कभी गजल लिख के पोस्ट कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि मापनी नहीं और कुछ, तो उनका तर्क ये होता है, बोले इसमें ज्यादा हिंदी शब्द थे तो मैंने सोचा इसको गीतिका कह दूं, और इसमें चूंकि ज्यादा गजल उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए थे तो मैंने इसको गजल कह दिया। तो मेरे ख्याल से जो हमारी, अगर कुछ लोगों की जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इसमें मंझे हुए हैं, उनकी तो नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये दुश्वारी है, तो मैं इसमें ये मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि खाली शब्द चयन के आधार पे हम किसी विधा विशेष का निर्धारण थोड़ी करते हैं कि साहब उर्दू के शब्द थे इसमें तो मैंने इसको गजल कह दिया, हिंदी के शब्द इसमें ज्यादा थे तो मैंने इसको गीतिका कह दिया। दरअसल गीतिका या गजल का निर्धारण, आप सब लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, तो विधा करती है ना। विधा का जो छंद विधान है, उस विधा विशेष का उस छंद विधान से निर्धारण होता है। ऐसा नहीं है, आज मैं आपको ऐसे नाम गिना सकता हूं कि बहुत शुद्ध हिंदी में वो गजल कह रहे हैं लोग। इसमें इस वक्त के कहने वालों में मैं अशोक रावत साहब हैं आगरा के, उनका नाम ले सकता हूं आप लोगों के सामने। बहुत आसान जुबान में, बहुत आसान हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करके वो हिंदुस्तान भर में गजल के फलक पर छाए हुए हैं। तो ये कह देना कि साहब उर्दू के शब्द इस्तेमाल के लिए इसलिए ये गजल हो गई, तो गजल विशुद्ध हिंदी में भी कही जा सकती है और क्लिष्ट उर्दू शब्दों का प्रयोग करके गीतिका भी कही जा सकती है, और कह रहे हैं ऐसा बहुत लोग। तो ये धारणा ना हम बनाएं कि साहब हिंदी के शब्द थे तो ये मैंने गीतिका कह दिया। दरअसल होता यह है कि हम गजल के खाने में फिट नहीं हो रहे होते हैं तो उसको गीतिका कह के काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें असल में जब भी हम जो भी कहें, जिस भी हम जो भी कहें, दोहा कहें तो दोहे के शिल्प की हमें जानकारी हो, गजल है तो उसके शिल्प पे खड़े हों, चाहे हम उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करें चाहे ना करें। तो गजल को लेके एक ये बात अक्सर आजकल संवाद में है, मैं कई पटल पे इस सिलसिले में काफी वार्तालाप भी होता है, तो मुझे ये जरूरी सी लगी बात करना, तो मैंने आप लोगों से साझा की। गजल में अब आप हिंदी में बहुत अच्छी गजल कही जा रही है, कितने लोगों के नाम हम गिन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि कई बार गजल लोग कह रहे हैं या शुरुआत करते हैं तो हम उनसे कहते हैं मापनी लिखो तो ज्यादा अच्छा है, आसानी से कह पाएंगे, क्योंकि बंदिश हो जाती है, ऊपर हमने मात्राएं लिख ली तो फिर हम पाबंद हो जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो लोग इससे कतराते हैं। जबकि अगर मैं कहूं कि दोहे पे आप मात्राएं लिख दो तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है 13-11 13-11। तो जब हम 13-11 दोहे पे मात्राएं लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है गजल भी कोई एक माप नहीं तय करने, पहले ऊपर लिखें और हम कहते जाएंगे तो बहुत जल्दी अभ्यास हो जाएगा। तो मापनी लिख के हम शुरुआत कर सकते हैं। जो बड़े लोग हैं जिन्हें बहर का अच्छी तरह से ज्ञान है वो तो वैसे ही कहते जाएंगे, तो उनका तो एक एक मिसरा खुद ही बहर में हो जाता है। तो
ये एक बात जो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था। अभी मैं कौन और गजलें पढ़ूंगा। इस दरमियान 7 लोग जुड़े हैं और काव्यानंद फेसबुक लाइव ये पहला प्रोग्राम है, तो इसलिए 8 लोग जुड़ गए इस वक्त। मैं बहुत इसको कामयाब मांग रहा हूं। अभी एक सवाल आ रहा है कि गजल और गीतिका में अंतर। गीतिका तो हिंदी में एक छंद है, तो उस छंद में आप कहेंगे तो वो गीतिका हो गई। गजल का अपना छंद विधान है, उसमें अलग बहुत सारी बहरें हैं। दरअसल ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि गजल का कोई छंद विधान हिंदी में नहीं मौजूद है, तो हमें छंद विधान तो जिस भी भाषा में उससे उधार लेना पड़ेगा, इसमें कोई हीनता की बात नहीं है। लेकिन हम देवनागरी में साफ सुथरी उस छंद विधान का हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम अच्छी गजल कह सकते हैं। गीत का बिल्कुल एक अलग चीज है, वो भी गीत का। गजल में बहुत सारे छंद है, गीत का सिर्फ एक छंद है, लेकिन लोग उसको जोड़ते हैं, गजल के पैरेलल उसको मानते हैं। वो चीज सही नहीं है, वो सिंपली एक छंद है हिंदी में, तो उस पे आप कहें उस छंद में तो वो गीतिका हो जाएगी। और गजल है तो फिर गजल के छंद की आसानी से जो भी है। अब हिंदी में लोग मापनी निकले के इतनी अच्छी अच्छी गजलें कह रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। इस टाइम और भी कई लोग जुड़े हैं। जो गजल पर बात करी, बीच में कुछ और बात करूंगा मैं। इस दरमियान चूंकि दोहों की भी मैंने बात की, तो कुछ दोहे रखता हूं, बाकी तो गजल में पढ़ूंगा। इस बीच 7 लोग जुड़े हुए हैं, 8 लोग तक जुड़े। बहुत सब लोग जिनके नाम में ठीक से नहीं ले पा रहा हूं उन सभी का भी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 7 लोग जुड़े हैं। सभी का हृदय से आभारी हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। देखिए कुछ दोहे पेश करता हूं, उसके बाद गजल पे बात किए तो काफी गजल कहेंगे हम लोग। एक दोहे फिर से देखते हैं। पथ में चलने का गए लोग सलीका भूल, पथ में चलने का गए लोग सलीका भूल, यूं सर पर आने लगी पैरों की सब धूल, पैरों की सब धूल। और अभी आजकल इत्तेफाक से कवि या शायर जो अभिव्यक्ति सामने दिख रहा होता है, उसकी अचानक ये जो किसान आंदोलन वगैरह होता रहा, तो बीच में ये दोहा भी हुआ कि लागत भी देते नहीं वापस गेहूं धान, लागत भी देते नहीं वापस गेहूं धान, आखिर किस उम्मीद पर खेती करे किसान, खेती करे किसान। और काम न मेरे आ सकी सच्ची सखे दलील, काम न मेरे आ सकी सच्ची सखे दलील, मुजरिम के संग थे खड़े नामी सभी वकील, नामी सभी वकील। और बेहिसी या संवेदन शून्यता की क्या स्थिति है, इस दोहे में कहने का प्रयास किया है कि लाशों पर रख कर चलें लोग आजकल पैर, लाशों पर रख कर चलें लोग आजकल पैर, मानवता से हो गया मानो उनका बैर, मानो उनका बैर। पथ में चलने का गए लोग सलीका भूल, यूं सिर पर आने लगी
लगी, पाँव की सब धूल, पाँव की सब धूल। धन्यवाद। निरंतर उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं आप सभी साहिबान पटेल सर। बहुत खूब, जिंदाबाद प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है, अच्छा लग रहा है। निरंतर उत्साहवर्धन और सभी लोग आप जुड़े हैं, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और इसलिए भी खास तौर से इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को मैं कामयाब समझूंगा कि पहली बार और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों ने वक्त निकाला है, 7-8 लोग जुड़े, तो ये कामयाबी है कार्यक्रम की। पहले दिन हालांकि शुरुआत में किसी न किसी को तो एक शहीद होना पड़ता है प्रैक्टिकली, तो ये शहीद होने का श्रेय भ्रमर जी ने मुझे दे दिया, बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूं आगे और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और आगे बहुत अच्छे कार्यक्रम, कामयाब कार्यक्रम पटल से होंगे और सभी लोग जुड़ेंगे इससे, तो अच्छा लगेगा और भी कामयाब प्रोग्राम ये पटल करेगा। और महेंद्र माही साहब जुड़े हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं महेंद्र माही साहब का कि आपने वक्त निकाला पटल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र माही जी आपका कि आप पटल पर आए और मेरा उत्साहवर्धन किया। इस वक्त 8 लोग जुड़ गए हैं महेंद्र माही साहब सहित, बहुत अच्छी बात है। मैडम विभा तिवारी साहिबा शुरू से जुड़ी हुई हैं, शंकरलाल, आदरणीय शंकरलाल जनगिट साहब और आदरणीय भ्रमर जी पटल के संस्थापक निरंतर जुड़े हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये कुछ दोहे मैंने कहे, अब फिर हम गजल की तरफ को चलते हैं। एक गजल, फिर एक मतला, कुछ हम जो वो हैं काव्यकार हैं उन्हीं को लेकर हो गया है मतला। एक गजल और फिर से मैं आपको पेश कर रहा हूं, तरन्नुम में कोशिश करता हूं ये गजल पढ़ने की। इस वक्त 9 लोग जुड़ गए। महेंद्र माही साहिब भी निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। आदरणीय शंकरलाल जनगित साहब, मैडम विभा तिवारी साहिबा, भ्रमर जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, उदय शंकर उपाध्याय सर, सभी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। इस वक्त तो और लोग भी जुड़े, 10 लोग तकरीबन पटल पर मौजूद हैं। बहुत कामयाबी की बुनियाद है, कामयाबी की निशानी है ये। देखिए गजल फिर से मैं पढ़ता हूं कि मतला कुछ उसका ये कहा है कि तीर से मतलब न कुछ तलवार से, तीर से मतलब न तलवार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से, हमको मतलब है कलम की धार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। और ये शेर खास तौर से देखिएगा कि सुनते सुनते फिर कहानी रो पड़ा, सुनते सुनते फिर कहानी रो पड़ा, जुड़ गया वो जब किसी किरदार से, जुड़ गया वो जब किसी किरदार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। इस बीच आदरणीय गीता चतुर्वेदी साहिबा औरैया से जुड़ी हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आपका मैडम, बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला। कि ये देखिएगा शेर खास तौर से कि ज़ोमियूं तोड़ा गया तन्हाई का, ज़ोमियूं तोड़ा गया तन्हाई का, बात हम करते रहे दीवार से, बात हम करते रहे दीवार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से,
हमको मतलब है कलम की धार से, और कितनी मेहनत करके फन हासिल हुआ। ये थे शेर भी खास तौर से देखिएगा। कितनी मेहनत करके फन हासिल हुआ, पूछ कर देखो किसी फनकार से, पूछ कर देखो किसी फनकार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। और किसानों को लेकर फिर एक शेर हुआ कि दाम वाजिब कब मिला है फसल का, दाम वाजिब कब मिला है फसल का, इन किसानों को किसी सरकार से, इन किसानों को किसी सरकार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। और आखिरी शेर है कि रख जरा नाकामियों में हौसला, रख जरा नाकामियों में हौसला, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। हमको मतलब है कलम की धार से, और सुनते सुनते फिर कहानी रो पड़ा, सुनते सुनते फिर कहानी रो पड़ा, जुड़ गया वो जब किसी किरदार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निरंतर उत्साहवर्धन देखकर मुझे और हौसला मिल रहा है। ये गजल पढ़ूं मैं फिर इससे पहले माँ को लेकर, माँ को जो मेरी संवेदनाएं हैं उस पर गजलें भी कही हैं कई मैंने माँ को लेकर, लेकिन खास तौर से यहाँ इस वक्त एक मुक्तक माँ को लेकर मुझे याद आ रहा है, वो आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय उदय शंकर उपाध्याय सर, महेंद्र माही जी और दादा शंकरलाल जंगित जी और तमाम जितने भी साहिबान जुड़े हैं जिनका मैं नाम यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, सभी का हृदय से मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, माँ के चरणों में एक मुक्तक में रखता हूँ कि डगर का ज्ञान होता है, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से। जी, उस शेर को मैं फिर से पढ़ता हूँ। रख जरा नाकामियों में हौसला, रख जरा नाकामियों में हौसला, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से। देखिए, एक मुक्तक माँ के चरणों की, डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है, डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है, सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है, सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है। और कभी मेरा जगत में बाल बांका हो नहीं सकता, कभी मेरा जगत में बाल बांका हो नहीं सकता, सदा ये भान होता है अगर माँ साथ होती है, सदा ये भान होता है अगर माँ साथ होती है। डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है, सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग जुड़े हैं
अगर जिस वक्त खत्म करना हो भ्रमर जी मुझे पटल पे थोड़ा संकेत कर देंगे कमेंट के जरिए, तो मैं उस वक्त खत्म कर दूंगा। बहरहाल अभी तो मैं तो पढ़ सकता हूँ, चाहे आप जब तक कहें तो आधा घंटा हुआ है, आप कहेंगे आधा घंटा और पढ़ दूंगा। आप जरा मुझे कमेंट से बता दीजिएगा। देखिए मैं थोड़ी गजल पे फिर से हम कुछ बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा शिल्प विधान की बात है, शब्दों के प्रयोग की बात नहीं है गीतिका या गजल। गजल में, हिंदी गजल में जहां तक अब पहले भी लोगों ने कहने की कोशिश की भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर, लेकिन जहां तक पूरी शिल्प विधान की जानकारी के बाद हिंदी में ढंग से गजल कहने की बात है, मैंने जो महसूस किया है, दुष्यंत ने उसकी आधारशिला लिखी, मरहूम स्वर्गीय आदरणीय दुष्यंत जी ने। और दुष्यंत जी ने, मतलब मैं उसकी बात कह रहा हूं, हमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, कि कितना लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, ये मुझे नसीहत या सीख मरहूम दुष्यंत जी से मिलती है। दुष्यंत जी ने शुरुआत जैसे हम सब करते हैं अतुकांत से और छंदमुक्त से ही शुरुआत की थी दुष्यंत जी ने, लेकिन उन्हें भी लग गया कि कहीं ना कहीं मैं अपने विचारों को अभिव्यक्ति गजल के जरिए ज्यादा ढंग से दे सकता हूं, तो उन्होंने तय किया कि मैं गजल कहूंगा। तो ये चुनौती उस वक्त तो कहीं बपौती थी कि साहब शिल्प विधान चूंकि उसका दूसरी भाषा में है, उर्दू दाई लोग गजल कह सकते हैं, लेकिन उस चीज को तोड़ा आदरणीय दुष्यंत जी ने। और ये महत्व इससे पता चल जाएगा कि हम कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से डिसरप्शन हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये बात तो साबित करते हैं आदरणीय दुष्यंत जी। सिर्फ 52 गजलें कहकर दुष्यंत जी हिंदुस्तान क्या दुनिया के फलक पे लोगों को पीएचडी करने के लिए मजबूर कर गए। और जो उर्दू में गजल दाहें, अरबी और पर्शियन में गजल कहने वाले हैं, उनकी जो तवज्जो थी अपनी तरफ रागिब की उन्होंने, और उन्होंने अटेंशन पे की कि ये लड़का है और गजल कह रहा है और कुछ कह रहा है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि साहब बस ये है कि वो पूरी तैयारी से इस क्षेत्र में उतरे और सिर्फ 52 गजलें, क्या साए में धूप जो उनका मजमूआ है हम सब जानते हैं। तो ये सारी बात, ये धारणा तो कि हिंदी में गजल नहीं कही जा सकती या उसका कोई विधान नहीं है या बहुत ज्यादा कहेंगे हम तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी वाइज हमने जो कुछ कंटेंट है हमारे पास वो है। इस वक्त मैं बहुत देखता हूं, महसूस करता हूं अपने ही साथियों में, बहुत जल्दी परोसने की बहुत जल्दी होती है। हमारे पास जो कुछ भी है अधकचरा सा जल्दी से हमें पेश करने की तस्तरी में रख के बहुत वो होती है। तो मेरा तो अनुभव यह है कि इतनी जल्दबाजी हम कम से कम परोसने की ना करें, उसको ढंग से चीज को पकाएं, तो फिर आहा और वाह तो अपने आप, और फिर परोस दिया और उसके बाद में फिर अटेंशन नहीं मिल रही, आहा नहीं हो रही, वाह नहीं हो रही, इस शिकायत को ली, कुछ चंद दिन लोग पटल पर रहे और उस पटल को छोड़ गए। तो इसमें थोड़े धैर्य की भी जरूरत है और परोसने में जल्दी ना करें। अपनी चीज को हम बार बार देखें, बार बार करें, तो कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। हमारे हिंदी के जितने मुश्किल छंद हैं और उसमें इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, गजल को हवा बना के लोगों ने रख दिया है। गजल गजल कुछ भी नहीं, एक छंद भर है। गजल क्या है, जैसे हमारे दोहे हैं, बस दोहे से ड्राइव करी हुई, कहीं आप उसको समझ लें ढंग से शुरुआत करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम वैसी दलीलें देके और फिर उससे इधर उधर निकलें तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ हासिल सा नहीं होता। बहरहाल ये तो मेरे अनुभव थे जो मैं चाहता था कि साझा करूं इस पटल से। रुचिकर भी हो सकते हैं, अरुचिकर भी हो सकते हैं। बहरहाल अब मुझे तो ये कहना जरूरी लगता है तो मैंने कहा, उसकी तो मैं भी इतनी चिंता भी नहीं करता। अगर लगता है तो सही है, वरना मैं साइलेंट हो जाता हूं। और कोई इतनी ओवर एम्बिशियस मैं नहीं हूं, महत्वाकांक्षा नहीं है, अपने ढंग से चीजें करता रहता हूं। अगर जो मुझे लगता है मैं लोगों से साझा भी करता हूं। बहरहाल देखिए, बात तो काफी हो गई। हम एक और ताजा गजल आप लोगों की खिदमत में मैं रखता हूं। एक गजल का मतलब कुछ यूं कहा है कि कलियों पे नूर है ना गुलों पर निखार है, कलियों पे नूर है ना गुलों पर निखार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है। जी आदरणीय भ्रमर जी कह रहे हैं जारी रखें, ठीक है, 9 बजे तक जारी रखते हैं, 9 बजे तक तो कम से कम पढ़ते हैं।
कलियों पे नूर है ना गुलों पर निखार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है। मुझे लग रहा है भ्रमर जी परमिट नहीं कर रहे हैं लोगों को कमेंट के लिए, कुछ कमेंट आके बाद में बीच में रुक गए हैं। आए तो हैं बहुत सारे, लेकिन अच्छा मैं स्क्रॉल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए खास तौर से ये शेर देखिएगा इसमें कि बदला ना कुछ भी हाल मगर फिर भी गांव की। खास तौर से इस शेर को देखिएगा कि बदला ना कुछ भी हाल मगर फिर भी गांव की, तस्वीर फाइलों में बड़ी शानदार है, तस्वीर फाइलों में बड़ी शानदार है, और हमवार कर ही लेंगे वो रास्ते को एक दिन, हमवार कर ही लेंगे वो रास्ते को एक दिन, मंजिल पे पहुंचने की जिन्हें धुन सवार है, मंजिल पे पहुंचने की जिन्हें धुन सवार है। और मजदूर क्यों है आज भी लाचार इस कदर, खासतौर के शेर देखिएगा कि मजदूर क्यों है आज भी लाचार इस कदर, क्यों नौजवान आज भी बेरोजगार है, क्यों नौजवान आज भी बेरोजगार है। और होता न कम जो किस्त चुकाने के बाद भी, होता न कम जो किस्त चुकाने के बाद भी, बनिए का ये गरीब पे कैसा उधार है, बनिए का ये गरीब पे कैसा उधार है। कलियों पे नूर है न गुलों पर निखार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है। आदरणीय विभा तिवारी साहब और महेंद्र माही जी और बाकी तमाम साहिबान निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं सभी का। निरंतर 9-10 लोग जुड़े हैं। इस बीच आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी, ओज का बहुत बड़ा नाम, बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं आदरणीय हल्दर जी। सदानंद कबीश्वर जी, जिन्होंने अभी पीछे गूगल मीट पे बहुत अच्छा कार्यक्रम संचालन किया, विभा तिवारी जी ने और सदानंद कबीश्वर जी ने। सदानंद कबीश्वर जी जुड़े हैं, उनका हृदय से स्वागत है। आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी जुड़े हैं, ओज का बड़ा नाम। उनके साथ इत्तेफाक से मुझे मंच साझा करने का भी अवसर प्राप्त हो चुका है। असल में वहां से खास तौर से कासगंज से मेरा लगाव हो गया है। पीछे मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ा कार्यक्रम भी इन सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने वहां पे अटेंड किया, जिसमें हल्दर जी से भी मुलाकात थी, बाकी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कविश्वर सदानंद जी आ गए, मुझे बहुत खुशी है। आदरणीय हल्दर जी आए, बहुत अच्छा लग रहा है। कि कलियों पे नूर है ना गुलों पर निखार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है, कोई बताए कैसी ये फसले बहार है। दीपांजलि जी भी, जी आदरणीय दीपांजलि भी पटल से जुड़ी हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। बदला ना कुछ भी हाल मगर फिर भी गांव की, बदला ना कुछ भी हाल मगर फिर भी गांव की, तस्वीर फाइलों में बड़ी शानदार है, और हमवार कर ही लेंगे वो रास्ते को एक दिन, मंजिल पे पहुंचने की जिन्हें धुन सवार है। और होता न कम जो किस्त चुकाने के बाद भी, होता न कम जो किस्त चुकाने के बाद भी, बनिए का ये गरीब पे कैसा उधार है, बनिए का ये गरीब पे कैसा उधार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, इतनी तन्मयता से निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सदानंद जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने वक्त दिया। और उस दिन बात हो रही थी आपसे, आपने कहा भी था कि और गजलें आपकी सुनेंगे, तो आज मौका है इत्तेफाक से। एक और गजल देखिए, सुनिएगा। अगर कुछ शादमानी दे रही है, मतलब खास तौर से सुनिएगा जी, बनिए का ये गरीब पे, जी 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 जी। देखिए ताजा गजल और आपके सामने पेश करता हूं। एक और गजल है,
कि अगर कुछ शादमानी दे रही है, शादमानी मतलब हैप्पीनेस, खुशी, अगर कुछ शादमानी दे रही है तो गम भी जिंदगानी दे रही है। अगर कुछ शादमानी दे रही है तो गम भी जिंदगानी दे रही है। और चलो मस्ती करें खुशियां मनाएं, चलो मस्ती करें खुशियां मनाएं, सदा ये रुत सुहानी दे रही है, सदा ये रुत सुहानी दे रही है। और बुढ़ापे के लिए तैयार रहिए, बुढ़ापे के लिए तैयार रहिए, खबर ढलती जवानी दे रही है, खबर ढलती जवानी दे रही है। और गुजर आराम से हो पाए इतना, फिर किसानों को लेकर एक शेर हो गया कि गुजर आराम से हो पाए इतना, कहां खेती किसानी दे रही है, कहां खेती किसानी दे रही है। और फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें। प्रमोद पुंडीर जी इस बीच जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। बहुत दिन बाद आपको देखा है मैंने पटल पर, पुंडीर जी। आशा है सब कुछ ठीक ठाक होगा। सदानंद कबीश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंतर उत्साहवर्धन के लिए। भाई प्रमोद पुंडीर जी, आपका भी हृदय से आभार। कि गुजर आराम से हो पाए इतना, कहां खेती किसानी दे रही है, कहां खेती किसानी दे रही है। और फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें, फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें, सियासत खाद पानी दे रही है। इस शेर को खासतौर से सदानंद जी आपका ध्यान चाहूंगा मैं, कि फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें, सियासत खाद पानी दे रही है, सियासत खाद पानी दे रही है। और है केवल फिक्र की परवाज ये तो, है केवल फिक्र की परवाज ये तो, जो गजलों को रवानी दे रही है, जो गजलों को रवानी दे रही है। अगर कुछ शादमानी दे रही है तो गम भी जिंदगानी दे रही है, तो गम भी जिंदगानी दे रही है। और गुजर आराम से हो पाए इतना, गुजर आराम से हो पाए इतना, कहां खेती किसानी दे रही है, कहां खेती किसानी दे रही है। बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र शर्मा भ्रमर जी। फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें, सियासत खाद पानी दे रही है। जी मैडम विभा तिवारी साहिबा खुद शेर पसंद कर रही हैं। फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें, सियासत खाद पानी दे रही है, सियासत खाद पानी दे रही है। मैडम ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है और आपने मेरी तवज्जो इस ओर दिलाई, मैंने फिर से इसको पढ़ा कि फलें फूलें न क्यों नफरत की बेलें, सियासत खाद पानी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहिबान का। एक और ताजा गजल सुनिएगा। सदानंद जी बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। देखिएगा एक खास तौर से आप उसके शेर भी अच्छे लगेंगे। जी आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर साहब, कहां खेती जी, बहुत अच्छा वो शेर आपने, मुझे आपकी पसंद का भी असल में एहसास है। जिस शेर को आप दोबारा कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भी। गुजर आराम से हो पाए इतना, कहां खेती किसानी दे रही है, कहां खेती किसानी दे रही है। और देखिएगा एक और गजल है, उसका कुछ मतलब कुछ इस तरह कहा है कि जमीर बेच के अपना अमीर हो जाना, जमीर बेच के अपना अमीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फकीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फकीर हो जाना। आदरणीय सदानंद जी खास तौर से मतलब सुनिएगा, फिर से पढ़ रहा हूं कि जमीर बेच के अपना अमीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फकीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फकीर हो जाना।
और जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे तक, जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे तक, हैं वो भी चाहते गालिब या मीर हो जाना, हैं वो भी चाहते गालिब या मीर हो जाना। जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे तक, हैं वो भी चाहते गालिब या मीर हो जाना, हैं वो भी चाहते गालिब या मीर हो जाना। और करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, मुनहसिर मतलब निर्भर होता है, करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, यहाँ किसी का भी राजा वजीर हो जाना, यहाँ किसी का भी राजा वजीर हो जाना। जी सदानंद कवीश्वर जी कह रहे हैं, जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे तक, हैं वो भी चाहते गालिब या मीर हो जाना, हैं वो भी चाहते गालिब या मीर हो जाना। और करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, यहाँ किसी का भी राजा वजीर हो जाना, यहाँ किसी का भी राजा वजीर हो जाना। और ये शेर भी खास तौर से देखिएगा, इशारों के जरिए प्रतीकों के माध्यम से बात कहिए। कफस पिंजरे को कहते हैं, असीर मतलब बंदी हो जाना। अब आप इस शेर का मजा लीजिएगा कि कफस तक आ गया लालच में चंद दानों के, कफस तक आ गया लालच में चंद दानों के, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना। और मक्ता भी इस गजल का देखिएगा कि विवेक जाती हो जो लेके जानिबे मंजिल, जानिबे मंजिल मंजिल की तरफ, विवेक जाती हो जो लेके जानिबे मंजिल, उसी डगर का फकत राहगीर हो जाना, उसी डगर का फकत राहगीर हो जाना। जमीर बेच के अपना अमीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फकीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फकीर हो जाना। और जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे तक, हैं वो भी चाहते गालिब अमीर हो जाना, है वो भी चाहते गालिब अमीर हो जाना। बहुत बहुत अच्छे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सदानंद कवीश्वर जी, आदरणीय हल्दर जी, महेंद्र माही जी, आदरणीय विभा तिवारी साहिबा, शंकरलाल जड़गिर आदरणीय, और सब साहिबान, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, उपाध्याय जी, आदरणीय भ्रमर जी, निरंतर बने हुए हैं 9 से 10 लोग। ये बहुत कामयाबी है कार्यक्रम की और मेरा उत्साहवर्धन, मेरा हौसला अफजाई। मैं समझता हूं 10 मिनट हैं, 1 घंटा हो जाएगा, तो एक गजल और पढ़ देता हूं। देखिए एक आखिरी गजल मैं समझता हूं काफी हो जाएगा, उधर 9 बज जाएंगे। एक आखिरी गजल, आखिरी गजल पढ़ता हूं, उसका मतलब कुछ देखिएगा कि पंछी नभ में उड़ता था ये बात पुरानी है, पंछी नभ में उड़ता था ये बात पुरानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है। पंछी नभ में उड़ता था, जी शुक्रिया प्रमोद पुंडीर साहब। पंछी नभ में उड़ता था ये बात पुरानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है। और ये शेर खासतौर से देखें कि बेहिया पहुंचे हैं जंगल में आरी लेकर, वे ही आ पहुंचे हैं जंगल में आरी लेकर, जो अक्सर कहते थे उनको छांव बचानी है, जो अक्सर कहते थे उनको छांव बचानी है। और आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को, ये मेरे मिजाज का शेर है, खास तौर से देखिएगा कि आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को,
इसके पीछे संघर्षों की एक कहानी है, इसके पीछे संघर्षों की एक कहानी है। आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को, आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को, इसके पीछे संघर्षों की एक कहानी है, इसके पीछे संघर्षों की एक कहानी है। मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के, मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के। आदरणीय उदय शंकर उपाध्याय जी, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। आप निरंतर बने हुए हैं पटल पर मेरे उत्साहवर्धन के लिए। मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के, कुछ लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है, कुछ लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है। मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के, कुछ लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है। और आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को, इसके पीछे संघर्षों की एक कहानी है। और बांध लिया जब अपना बिस्तर बरखा की रुत ने, बांध लिया जब अपना बिस्तर बरखा की रुत ने, जान गए सब आने वाली सर्दी रानी है, जान गए सब आने वाली सर्दी रानी है। मुस्काते हैं असली भाव छुपाकर चेहरे के, कुछ लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है, कुछ लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है। और आखिरी शेर भी, इसे किसी चीज से जोड़ लें आप, देखें। क्यों होता है जग में लोगों का आना जाना, क्यों होता है जग में लोगों का आना जाना, आज तलक भी बात भला ये किसने जानी है, आज तलक भी बात भला ये किसने जानी है। क्यों होता है जग में लोगों का आना जाना, आज तलक भी बात भला ये किसने जानी है। पंछी नभ में उड़ता था ये बात पुरानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है। और आज सफलता चूम रही है जो इन कदमों को। जी विभा तिवारी साहिबा, बेहद, वो भी इत्तेफाक से मौसम जाते वक्त ये शेर हो गया था और अच्छा लगा मुझे भी कि बांध लिया जब अपना बिस्तर बरखा की रुत ने, बांध लिया जब अपना बिस्तर बरखा की रुत ने, जान गए सब आने वाली सर्दी रानी है, जान गए सब आने वाली सर्दी रानी है। और पंछी नभ में उड़ता था ये बात पुरानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है, अब तो बस पिंजरा है उसमें दाना पानी है। आदरणीय भ्रमर जी, आदेश बताइए, समय हो गया, समाप्त करूं? आदरणीय भ्रमर जी, क्या आदेश है? उदय शंकर उपाध्याय सर, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, लफ्ज पकड़कर दाद दे रहे हैं उदय शंकर उपाध्याय सर जी। कुछ लोगों का हंसना मुस्काना बेमानी है। आदरणीय भ्रमर जी, आदेश करें। वैसे तो शायद मैं समझता हूं घंटा भर हो गया, वैसे इस बीच और लोग जुड़ रहे हैं, 11 लोग हो गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए भाई प्रमोद पुंडीर जी, आपसे तो हम बहुत पहले से जुड़े, कई पटल से साथ साथ हैं। इत्तेफाक है कि आप इन दिनों कुछ कोई व्यवस्था रही होगी कि आपसे मुखातिब नहीं हो पाते, आपसे हमारा संवाद पटल पर किसी नहीं हो पाता। बहरहाल आप आए, वक्त निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। और देखिएगा, मैं समझता हूं एक आखिरी 3 मिनट की गजल पढ़ के और अपनी वाणी को विराम दूं और संवाद समाप्त करूं। शायद 1 घंटा हो जाएगा, भरपूर हो गया। आप लोग भी
बराबर ताउन आप लोगों ने मुझे दिया, बराबर जुड़ रहे। एक आखिरी गजल तहत में पढ़ता हूं 3 मिनट में। आदरणीय शंकर लाल जी कह रहे हैं, आदरणीय ठीक है, मैं किशोर शर्मा जी इस वक्त मुझे जुड़े हैं बहुत, मैं आदरणीय किशोर शर्मा जी निरंतर जुड़े हैं मेरे से, लगातार जुड़े हैं और लगातार मुझको सुन रहे हैं। आदरणीय किशोर शर्मा जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आखिरी गजल में पढ़ देता हूं, देख लीजिएगा। 10 मिनट और दे दें, दे दूंगा, ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, दे देता हूं, 10 मिनट और दे दूंगा, कोई बात नहीं। एक और सुन लीजिएगा, देखिए एक ताजा गजल और सुन लीजिएगा। शर्मा जी का आदेश है और आप लोगों की मोहब्बत है। देखिएगा एक ताजा गजल और है कि दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। और यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है। ये शेर खास तौर से देखिएगा, बड़े लोगों के कदमों में लग रहा हूं, जो मेरे एहसास हैं बड़े लोगों के प्रति, तो मैं जो नई नस्लों को देखता हूं ऐसा करते हुए, तो ये शेर हुआ कि यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से। पैहम ना फरमानी मतलब निरंतर डिसोबे करना, बड़ों को, अपने बुजुर्गों की आज्ञा ना मानना, उनकी खिदमत ना करना। यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से। और ये देखिए सीधी सी बात है, कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कह देते हैं सब जितनी आसानी से, कह देते हैं सब जितनी आसानी से। कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कह देते हैं सब जितनी आसानी से। और रखनी पड़ती है लहजे में नरमी भी, रखनी पड़ती है लहजे में नरमी भी, काम सदा कब चलता सख्त जुबानी से, काम सदा कब चलता सख्त जुबानी से। और यार बड़ों के दिल का, जी प्रमोद पुंडीर जी इस शेर को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं कि यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से। और कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कह देते हैं सब जितनी आसानी से, कह देते हैं सब जितनी आसानी से। और रखनी पड़ती है लहजे में नरमी भी, काम सदा कब चलता सख्त जुबानी से, काम सदा कब चलता सख्त जुबानी से। होना है सफ में शामिल तैराकों की, ये शेर भी खास तौर से देखिएगा कि होना है सफ में शामिल तैराकों की, और उन्हें डर भी लगता है पानी से, और उन्हें डर भी लगता है पानी से। होना है सफ में शामिल तैराकों की, और उन्हें डर भी लगता है पानी से। और कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कह देते हैं सब जितनी आसानी से। और आखिरी शेर भी हो गया कि जो बिल्कुल सच्ची सच्ची शायर की तरफ से ये बात आखिरी शेर में मैंने कह दी कि ज़हन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, ज़हन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, शेर नहीं होते इतनी आसानी से, शेर नहीं होते इतनी आसानी से। ज़हन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, शेर नहीं होते इतनी आसानी से। दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। और यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है,
यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से, नस्ले नो की पैहम ना फरमानी से। आप सभी हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हो गया, मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है। मतलब इतना सही रहता है जो ढंग से पच जाए। वो आप सब लोगों ने बाकायदा धैर्य और उनसे संयम से मेरे सभी शेर सुने और बराबर से उत्साहवर्धन किया। मैं पूरे पटल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा के विपरीत कहीं कामयाब इस कार्यक्रम को मानता हूं। और एक बार फिर पटल के संस्थापक आदरणीय भ्रमर जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि ये इस पटल पे लाइव पाठ का सिलसिला शुरू करने में पहला जो मौका मुझे दिया। और आप सभी हजरात का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।